आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित सभी एक्ट। जितने भी ब्रिटिश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक्ट को पारित किए थे उन सभी को आज पढ़ेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जितने भी एक्ट पारित किए गए थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, उन सभी को आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। तो यह क्यों लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है रेगुलेट करना, यानी कि अपना शासन प्रणाली को नियंत्रण करना। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर के युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीत लिया जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा मजबूत कर लिया। जो 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इन दोनों युद्धों को जीत लेने के बाद अंग्रेजी अपना शिकंजा मजबूत कर लिया। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, ठीक है ना। यानी कि अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए इन्होंने समय समय पर बहुत से एक्ट को पारित किए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह प्रथम कदम था, ठीक है ना। यहाँ पे सही कर ले, गलती हो गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उठाया गया प्रथम कदम था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया गया और इसी के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी मद्रास, बंगाल और मुंबई को बनाए। इन्होंने मुख्य 3 प्रेसिडेंसी बनाए थे, मद्रास, मुंबई और बंगाल को। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ही थे। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर के द्वारा पूरे केंद्र का नियंत्रण होगा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालकों की संख्या 24 निश्चित की गई। यह व्यवस्था की गई कि 1/4 संचालक प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। उनके स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति होगी। इसमें 24 निश्चित संचालकों की नियुक्ति की गई और उसी के साथ 1/4 संचालक प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे, यानी कि 4 में से हर एक को प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करना होगा। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 कर दी गई। गवर्नर जनरल के काउंसिल की संख्या कितनी कर दी गई? तो 4 कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके निर्णय के विरुद्ध
अपील इंग्लैंड में होती थी। 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, परंतु इसके निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में होती थी। यानी कि किसी भी प्रकार की निर्णय का विरोध होता था तो उसका अपील इंग्लैंड में किया जाता था। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हुए। जो सर एलिजा इम्पे थे यह उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। मोस्ट वीवीआई न जाने कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कंपनी के कर्मचारियों को भेंट, उपहार, रिश्वत देने को प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को किसी प्रकार का भेंट, उपहार और रिश्वत देने को प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही कर्मचारियों को वेतन को बढ़ा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट से हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट को लाया गया। यानी कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में कमी थी उसको सुधार करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के समय में संसद में एक एक्ट पारित किया गया। इसी एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, तो इन्हीं के समय संसद में यह एक्ट को पारित किया गया, जिस कारण इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। तो इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रणाली चलाई गई। ठीक है ना। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रणाली को चलाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसकी संख्या 24 थी, यह व्यापारिक मामलों के लिए कार्य करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6 रखी गई। इसमें राजनीतिक मामलों के लिए कार्य होती थी। इसके बाद गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जो अभी हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी संख्या 4 थी, तो इसे कम कर 3 कर दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट से हमें इतना ही पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वह अकेले ही अपना अधिकार भारत में जमाए हुए थे, तो इनका एकाधिकार को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। परंतु चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार में जारी रखा। ठीक है ना। इन्होंने भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि दूसरे कंपनी भी यहाँ पर आकर अपना व्यापार कर सकते थे, यह प्रावधान किया गया। परंतु चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार जारी रखा गया। चीन के साथ अपना एकाधिकार रखा गया और भारत के साथ चाय का व्यापार के लिए एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दिया गया। यानी कि चाय का व्यापार इंडिया में कोई दूसरा कंपनी नहीं कर सकता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरी को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की अनुमति मिल गई। जो ईसाई पादरी थे इन्हें
1813 से पहले भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु इस अधिनियम के द्वारा अब वह आज्ञा प्राप्त करके यहाँ आ सकते थे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसाई पादरियों को कब भारत आने की अनुमति मिल गई। तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जो ब्रिटिश सरकार थे, इन्होंने भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जारी किए। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 पारित होता है। तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 में समाप्त कर दी गई, परंतु चाय का व्यापार के साथ इनका एकाधिकार जारी था। तो इसे 1833 में पूरी तरह से इनका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया। जो उस समय बंगाल और मद्रास के गवर्नर थे, वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद वह अपना विधायी शक्तियों को खो देते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश पूरे भारत में केंद्रीय प्रशासन चलाने लगते हैं। इस एक्ट के द्वारा उनका नियंत्रण पूरे भारत में हो जाता है और वह केंद्रीय प्रशासन चलाने लगते हैं 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए गए। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बने और इसी के साथ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। जो कार्यपालिका होता है और विधायिका, इनकी शक्तियों का पृथकीकरण किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टर्स से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस ले लिया गया। जो कंपनी के पास नियुक्ति संबंधी अधिकार था, इसे वापस ले लिया गया और अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी। ठीक है ना। जो भी नियुक्तियां होती थी वह अब प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। 1858 का भारत शासन अधिनियम, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो इसके द्वारा शासन प्रणाली को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उसे अब समाप्त कर दी गई और अब वायसराय के पद को चलाया जाने लगा। तो जितने भी भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे, इनके बारे में पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। जो भी वायसराय बनते थे, वह ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि में कार्य करते थे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 में पारित हुए भारत परिषद अधिनियम। तो इस एक्ट के तहत
भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा नए प्रांतों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था, यानी कि अब वह नए राज्यों की स्थापना कर सकता था और नए सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते थे। इस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय के पद पर अधीन थे। तो इसके बाद है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को भी वार्षिक बजट पर बहस करना और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, यानी कि उनके विरुद्ध प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, उनके सापेक्ष में ही प्रश्न पूछे जा सकते थे। इसके बाद है 1909 का माले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त किया गया, यानी कि वह अब जैसा चाहे वैसा प्रश्न पूछ सकते थे। लेकिन जो 1892 का भारत शासन अधिनियम था, इसके द्वारा वह सिर्फ अनुपूरक प्रश्न ही पूछते थे। तो अब यह जैसे प्रश्न चाहे वैसे पूछ सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मोस्ट वीवीआई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम में किया गया था? तो 1909 का माले मिंटो सुधार में। इसके बाद है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसे मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो भारत शासन अधिनियम 1919 का है, तो इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसी अधिनियम में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है ना। यानी कि राज्य सरकार भी चलाएंगे और जो केंद्र के सरकार है वो भी इस पर शासन करेंगे। जिस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई प्रांतीय स्तर पे। इस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय इसी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है ना। इसी अधिनियम के द्वारा इन सभी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। और मोस्ट वीवीआई, इस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था। जो महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था तो वह 1919 के अधिनियम से ही प्राप्त हुआ था। इसके बाद है मोस्ट वीवीआई 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी रजवाड़े शामिल होने थे, लेकिन इसमें सभी रजवाड़े शामिल नहीं हुए थे। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है ना। द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर दी गई और अब इसे केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली चलाई जाने लगी। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा, वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं,
तो इसको भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। उड़ीसा और सिंध का निर्माण जो कि 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा विषयों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। जो विषय थे इसे 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया। प्रथम था संघ सूची, यानी कि इसमें केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होगा। और तीसरा समवर्ती सूची, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि 1935 में की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई थी, मोस्ट VVI। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी। बहुत से लोगों ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। ठीक है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 को। तो इसके बाद है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसे पारित किया गया। तो उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिल गई, यानी कि मात्र 15 दिन के बाद ही भारत को आज़ादी की स्वीकृति मिल जाती है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार सत्ता उन्हें सौंप देंगे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाएगा और जो सत्ता है वह ब्रिटिश सरकार इन्हें सौंप देंगे। दूसरा, भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ये सभी 1947 भारत शासन अधिनियम के द्वारा पारित की गई। और तीसरा है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। जब तक विधानसभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक वह विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेंगे। और चौथा, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। यानी कि जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक 1935 का भारतीय शासन अधिनियम ही लागू किया जाएगा। तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व भारत से पूरी तरह समाप्त हो गई। ठीक है ना। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधित्व भारत से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। आज का थ्योरी क्लास ये पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी 1773 में। क्वेश्चन नंबर 2,
कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन सी 1774 में। और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे हुए। क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस कार्य के लिए बनाई गई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस कार्य के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन बी व्यापारिक कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा मिली? ऑप्शन सी 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 6, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन डी माले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिली थी? ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य को कब विभाजित किया गया? ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।